हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें एक सफ़ेद बाल वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है ड्यूक। मतलब अभी तक नाम नहीं पता। शुरुआत में ऐसे शुरू होता है। ड्यूक ने पूछा कि वह कौन है, इस समय यहाँ क्यों है, क्या वह कोई घुसपैठिया है। सेरेटेनी ने सोचा, वह 20 साल की है, विकाउंट आनो की एकमात्र ब्रांडेड बेटी, एक ईर्ष्यालु रईस का जीवन। अगर इसे इसे जी लेती तो अच्छा होता। बस कड़ी मेहनत करे क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। उसके दादाजी परिवार के पूर्व मुखिया थे। अपने जीवन काल के दौरान अपना भाग्य बर्बाद कर दिया। जो कुछ बचा था उसे उसके चाचा ने ले लिया, जो परिवार का वर्तमान मुखिया है। इसीलिए उन्हें अपने परिवार के घर से बाहर निकाल दिया गया। वह गर्भशाली राज्य में बस गई। यह मज़ेदार था क्योंकि उसकी माँ बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। बीमार माँ उसके लिए वयस्क होने के समारोह के बिना ही निधन हो गया। उसके बाद उसके पिता, जो परिवार की स्थिति के बारे में सोचे बिना अपने आसपास के लोगों को पैसा दे रहा है, अपने छोटे भाई को खिलाने के लिए जो नाइट एकेडमी में जाता है, काम करते रहना पड़ा। उसने वास्तव में वह सब किया जो वह कर सकती थी। इसीलिए यदि वह उससे पूछता है कि वह अब किस बारे में बात करना चाहती है, तो वह सिर्फ एक लड़की है जो कड़ी मेहनत से जीती है। तब भी वह कड़ी मेहनत करके घर आई थी। काम के बिस्तर से उसे बुला रही है, घर जाओ और मज़े से अपने कपड़े बदलो। वह सोने जा रही है, लेकिन उसे पहले रे का डिनर पहले आता है। तभी उसने सुना कि कोई एक बुजुर्ग आदमी से लड़ रहा है। उसने कहा कि अभी उसके पास यह नहीं है। दूसरा व्यक्ति, जो बहुत सुंदर दिखता है, चिल्लाया कि वह उसका मुंह फाड़ देगा। सेरिटेनी ने चिल्लाकर कहा कि बेवकूफ़, वह एक कमज़ोर बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रहा है। वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या वह यह कह सकती है? बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या वह उसकी रक्षा करेगी। सेरेटेनी ने उत्तर दिया, हाँ, बस उसकी पीछे के पीछे रहो, भले ही वह ऐसी है। शाही शूरवीर के भावी कमांडर की बहन है। उसे हर दिन उससे विशेष प्रशिक्षण और तलवार चलाने का प्रशिक्षण मिलता था। यहाँ तक कि उसने उसके जैसे अधिकांश लोगों को हराया भी था। दूसरा व्यक्ति बूढ़े आदमी पर चिल्लाया कि यह उसे दे दे। सेरेटेनी चिल्लाई। उसने उसे रोकने के लिए कहा और उस पर हमला किया। अचानक वह व्यक्ति गायब हो गया। सेरेटेनी हैरान थी कि क्या वह चला गया। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहा कि उसे शाप दिया गया है कि उसने अच्छी परी को हराया और बुरी आत्मा को बचाया। जिस दिन सिग्मा पूरा हो जाएगा, वह भस्म हो जाएगी। श्राप से वह व्यक्ति भी गायब हो गया। शांति से सोचा कि इसका अभिशाप से क्या मतलब है। उसकी आंखों के ठीक सामने दो लोग गायब हो गए। क्या वह सपना देख रही है? उसके हाथ का पिछला हिस्सा अचानक ऐसा क्यों हो गया है? यह क्या है? क्या यह एक अभिशाप है? इस अभिशाप को रोकना क्या है? एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से क्या इसका कोई मतलब बनता है कि इस तरह से शाप दिया जाना अनुचित है? अब वर्तमान समय में ड्यूक ने पूछा कि क्या वह इसे फिर से कहेगा कि वह यहाँ क्या कर रही है। सेरेटेनी डर गई थी। क्या उसे प्रभु द्वारा निकाल लिया जाएगा? ऐसा लगता है यह शब्द उसे बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। शांत मत होइए, वह इसे चरण दर चरण समझाएगी। हो सकता है कि वह इसे छोड़ सके। सेरेटेनी ने अपना परिचय दिया, फिर कहा कि वे 1 महीने से इस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रही है। ड्यूक ने कहा। उसने अनुमान लगाया कि वह ऐसा नहीं है। सेरेटेनी ने माफ़ी मांगी। वह बस रुकी और इस किताब को पढ़ी। उसे नहीं पता था कि इतना समय बीत चुका है। ड्यूक ने पूछा कि क्या वह कह रही थी कि उसने एक किताब पढ़ी थी जो अब प्रतिबंधित है। सेरेटेनी ने बताया कि क्या प्रतिबंधित है?
ड्यूक ने उसे बताया कि यह एक ऐसी किताब है जो प्रतिबंधित है। आम जनता द्वारा पढ़े जाने वाली पुस्तक का नाम विभिन्न अभिशापों को तोड़ने के लिए विभिन्न तरीके थे। ड्यूक ने आगे कहा कि उन्होंने अब तक उसके जैसे किसी व्यक्ति को पुस्तकालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। यदि उसके पास कोई कारण है तो कृपया बताएं। सेरेटनी को लगा कि वह अब मरने वाली है। क्या हुआ? क्या हुआ है? तब उसने कहा, सर, उसे नहीं पता था कि यह एक प्रतिबंधित किताब है। उसने देखा कि यह रिटर्न बॉक्स में थी। उसने इसे केवल इसलिए पढ़ा क्योंकि शीर्षक दिलचस्प था। अगर उसे पता होता कि यह प्रतिबंधित है तो वह इसे नहीं छूती। माफ़ी मांगते हुए ड्यूक ने कहा कि चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह उसे लाइब्रेरी में फिर कभी नहीं देख पाएगा। ड्यूक ने अपने नाइट से कहा कि वह उसे उस लड़की को दोबारा ना देखने दे। सेरेटनी ने सोचा कि क्या वह कह रहा है कि वह उसे अभी नौकरी से निकाल देगा। सेरेटनी चिल्लाई, दोनों रुको। उनमें से एक ने सोचा और अगले ही पल नाइट ने ड्यूक का बचाव करने की कोशिश की। सेरेटनी अपने घुटनों पर बैठकर कह रही थी, आपकी कृपा दयालु और महान ड्यूक, साम्राज्य का सबसे बड़ा ड्यूक। उसका खरगोश जैसा भाई घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता नहीं खेलते हैं रोटी विजेता की भूमिका, इसीलिए उसे अपने परिवार को खिलाना है। ड्यूक ने पूछा तो सेरेटनी ने उत्तर दिया, वह कसम खाती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, इसीलिए कृपया एक बार। ड्यूक ने गिली से कहा कि वह इसे जल्दी से माफ़ क्यों नहीं कर देता है। सेरेटनी ने ड्यूक को पकड़ लिया और उससे पूछा, कृपया थोड़ा उसकी कहानी सुने। अभिशाप का निशान हल्का हो गया। ड्यूक ने उसे दूर धकेल दिया। सेरेटनी को अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। ड्यूक ने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। सेरेटनी ने उत्तर दिया, नहीं, यह ठीक है। ड्यूक ने कहा कि उसे अभी ले जाओ। फिर कुछ देर बाद ड्यूक ने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। गिली ने कहा कि वो चली गई और उत्तर दिया, हाँ, वह थोड़ी देर के लिए निराश होने के बाद बस चली गई। ड्यूक ने सेरेटनी लाइब्रेरियन के बारे में बात की जो 1 महीने से वह काम कर रही थी ताकि वह सब कुछ पता लगा सके जो वह विशेष रूप से उसकी क्षमताओं के बारे में जान सकता है। गिली ने पूछा कि क्या उस महिला के पास कोई शक्तियाँ थी जो उसने महसूस नहीं की थी। कुछ भी। ड्यूक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि उसके पास मजबूत दैवीय शक्ति थी। पहले उसने सोचा कि यह हाबिल था जो आया था। गिली चौंक गया और कहा कि क्या यह सच है? यह इतना अविश्वसनीय है कि ड्यूक इसे मास्टर एवल समझने की गलती कर रहा है। ड्यूक ने सोचा कि इतनी जबरदस्त शक्ति है। जैसे ही वह उसके करीब आया, गायब हो गई। क्या वह अपनी क्षमताओं को छुपा रही है? वह पृथ्वी पर क्या कर रही है? अचानक किताब चमकने लगी। ड्यूक ने कहा कि अगले ही पल क्या हो रहा है? किताब गायब हो गई। ड्यूक ने कहा, इसे देखो, दूसरी तरफ। सेरेटनी ने सोचा कि उसका काम हो गया। देर से किराया चुकाने के लिए उसकी आलोचना की गई। इस महीने भी अगर उसे लाइब्रेरी से निकाल दिया जाता है तो अगले महीने क्या होगा? इस महीने उसके पिता के कर्ज में डूबे जीवन यापन के खर्च का क्या होगा? क्या उसे फिर कभी इस तरह की नौकरी मिलेगी? वह जीने के लिए कड़ी मेहनत करती रही, यहाँ तक कि उसकी कृपा को भी कोसती रही। यह सही है, यह इस अभिशाप के कारण है। वह इस अवस्था में है। सेरेटनी हैरान थी। यह चला गया है, अभिशाप हटा लिया गया है, लेकिन वह कब से गायब हो गई जब तक कि उसे उसकी कृपा नहीं मिली। क्या उसका ड्यूक से कोई लेना देना है? उस बेकार किताब में विभिन्न श्रापों को तोड़ने के विभिन्न तरीके हैं। ड्यूक ने केवल एक वाक्य लिया, श्राप देने वाले से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति की शक्ति है। जिस समय श्राप सक्रिय होता है उसमें देरी हो सकती है। यह सब होता है जब वह उस
दुष्ट आत्मा से अधिक मजबूत होता है, चाहे वह कुछ भी सोचे, एक जादूगर हो। इसीलिए ड्यूक बुरी आत्मा से अधिक मजबूत है। शाह साम्राज्य में दो शक्तिशाली डुकल परिवार है। उनमें से हारून का जन्म डचे ऑफ लॉरेंट में हुआ था। वह दूसरा बेटा था जो उत्तराधिकार रैंकिंग में पीछे था। फिर भी पिछले ड्यूक ने निधन के बाद दूर वह गर्भ से ड्यूक के पद पर आसीन हो गया। उसे अपनी शक्तिशाली जादुई क्षमता के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाने लगा। अब उसे साम्राज्य में सबसे अच्छा जादुई तलवारबाज कहा जाता है। वह बुरी आत्माओं को चबाने वाली है। जिस तरह से उसके हाथ का पिछला हिस्सा लग रहा था, दुख यह था क्योंकि इसे मिटा दिया गया था। फिर सच में अभिशाप ड्यूक के बगल में गायब हो गया। अभिशाप का समाधान हो गया है। अच्छी तरह से इसके बारे में सोचे। पुस्तकालय में भी उसे निकाल दिया गया है। उसने ऐसा नहीं कहा था। फिर ड्यूक के बाहर आने पर उसे बस चुप रहना होगा। अगली बार सुबह निरीक्षण करने के लिए रेड ने पूछा कि क्या उसकी बहन ठीक है। सेरेटनी ने जवाब दिया कि क्या उसे अच्छी नींद आई। फिर उसने सोचा कि क्या श्राप सिर्फ एक दिन में ही चला गया, क्योंकि वह किताब में देखने के बाद भी एक ही दिन में ठीक हो गई थी, जिसमें लिखा था कि अगर वह कर सकती है श्राप सक्रिय होने के बाद समय में देरी करे। वह यह सोचने वाली मूर्ख थी कि श्राप चला गया है। सेरेटनी ने कहा कि वह आज काम के बाद मंदिर के पास रुकने वाली है। फिर उसने सोचा कि वह किसी जादूगर के पास नहीं जा सकती क्योंकि यह महंगा है, और फिर बताएगी वह इन दिनों सिर्फ परेशान महसूस कर रही हैं क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह बहुत भाग्यशाली हैं। वह एक शाम मास सेरेटनी में जा रही है। उसने सोचा कि यदि वह एक पुजारी है तो वह श्राप के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे इस सप्ताह के अंत में सामूहिक रूप से जाना चाहिए। रेड ने अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए कहा, क्योंकि सप्ताह अब मदद नहीं करेगा, इसीलिए अब से वह भी काम करेगा। सेरेटनी ने उसे सिर्फ एकेडमी पर ध्यान केंद्रित करने और अगले सप्ताह के अंत में अच्छा आराम करने के लिए कहा। उसके पास कमिंग ऑफ एज समारोह भी होगा। यह बहुत अच्छा होगा। रेड बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सेरेटनी उसे भेजे गए बाइकों को काट देती है और कहती है कि वह सिर्फ अपना मूड ठीक करने के लिए मंदिर जाना चाहती है। शाही परिवार से कुछ दिव्य ऊर्जा प्राप्त करना अच्छा होगा। वह प्रार्थना करता है कि उसका छोटा भाई सर्वश्रेष्ठ शूरवीर बन जाए। एम्पियर में चिंता मत करो, वह कठोर उत्तर को नहीं भूलेगी। धन्यवाद बहन। सेरेटनी ने सोचा कि उसे उस अभिशाप को जल्दी से तोड़ना होगा, इसीलिए वह अब और अधिक चिंता नहीं करती है। उसे यह भी डर है कि यह अभिशाप उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। पहले उसे मंदिर में जाकर पूछे कि क्या कोई रास्ता है, क्योंकि पुजारी वे लोग होते हैं जो भगवान की शक्ति का उपयोग करते हैं। फिर कुछ समय बाद पुजारी ने कहा कि सौभाग्य से यह एक प्रतीक है जिसे वह जानता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यह पता लगाने के लिए कुछ और शोध करना होगा कि क्या वह ऐसा कर सकता है। इस श्राप को तोड़ने से वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगी। सेरेटनी ने कहा कि वह मर जाएगी। पुजारी ने हाँ में उत्तर दिया, जब तक कि जिसने उसे श्राप दिया था वह उसे हटा नहीं देता। हालांकि इस श्राप का आभा किसी भी सामान्य से भिन्न है। इस ब्रांड के साथ उसका अंत कैसे हुआ? सेरेटनी ने बताया। पुजारी ने उससे पूरी कहानी पूछी कि क्या उसे यकीन है कि उसने कहा कि वह श्रापित थी और यह नहीं कि वह उसे श्राप दे रहा था। इसका मतलब यह है कि यह बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि परी थी जो गायब हो गई थी। सेरेटनी ने पूछा कि क्या परियां भी लोगों को श्राप देती है? पुजारी ने उत्तर दिया कि उसने ऐसा किया है। ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। वास्तव में यह पहली बार है कि उसने एक सामान्य व्यक्ति को एक परी का सामना करते हुए सुना है।
सामान्य सामान्य श्राप जिसने लोग परिचित है वह अक्सर भूतों द्वारा डाले गए भ्रम है, लेकिन परियां जिन्हें थूक भी कहा जाता है दिव्य प्राणी है जो मोल में निवास करती है सभी चीज़ें। इसीलिए यदि ये आत्माएं श्राप या द्वेष जैसी नकारात्मक अवधारणाओं में भी निवास करती है तो इसका मतलब यह होगा कि वह श्राप देने वाले सक्षम है। तब सरिटेनी ने कहा कि क्या वह वास्तव में मरने वाली है? पुजारी ने उत्तर दिया कि परियों के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। कोई समाधान होना चाहिए जो वे नहीं करते हैं। अभी तक नहीं पता कि जब से उसे ब्रांड मिला है, ब्रांड यानी कि उसके हाथ का वह निशान, तब से उसने कुछ भी असामान्य देखा है। सरेटेनी ने कहा कि ड्यूक से मिलने के बाद निशान दिन के लिए गायब हो गया। पुजारी ने कहा कि ड्यूक के पास सटीक कारण या प्रभाव को समझने के लिए जादुई शक्ति है। उसे उसके करीब रहना होगा। सेरेटेनी ने उससे पूछा कि किसी भी बदलाव की निगरानी की, लेकिन उसके जैसा कोई व्यक्ति ड्यूक के करीब कैसे रह सकता है? पुजारी ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, उसके पास कुछ ऐसा है जो नोट या नौकरी की शर्तों के बदले में मदद कर सकता है, और यह एक सिफारिश पत्र है। सुना है कि हाउस लारंग एक ऐसे परिचारक की तलाश कर रहा है जो लेडी आली ड्यूक की मां की सेवा करेगा। ड्यूक एक प्यारे बेटे के रूप में प्रसिद्ध है। अगर वह उसकी परिचारिका बन जाती है तो वह उसे देख पाएगी। वह चौंक गई। सरिटेनी चौंक गई। सरिटेनी ने अपने महल में एक परिचारक बनने के बारे में सोचा था। पहले कभी अटेंड नहीं रही और रेड मुश्किल से अपने पिता से बात करता है। इसीलिए यदि वह उन्हें अकेला छोड़ देगी तो वे चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्यूक डरावना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके साथ रहने से अभिशाप को हटाने में मदद मिलेगी। सरिटेनी ने इस भावना के बारे में सोचा और अचानक वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ड्यूक ने उससे फिर पूछा और सरिटेनी डर गई। फिर उसने सोचा कि आज वह दिन है जब उसे उससे मिलने जाना था। सरिटेनी ने माफ़ी मांगी। यह जानबूझकर नहीं किया गया था। कृपया मुझे नौकरी से ना निकाले। ड्यूक ने सोचा कि वह माफ़ी मांग रही है। इस महिला की आदत है कि वह केवल उस पर नज़र रख रहा था। देखे कि क्या उसने फिर से कुछ भी अजीब किया है। फिर ड्यूक ने कहा, उठ जाओ। सरिटेनी ने कहा कि वह उसे माफ़ करने के लिए उसे अपने दिल में पा सकता है। ड्यूक बोला। उसने कहा, उठो। फिर उसने देखा कि सरिटेनी के होठों से खून बह रहा था। ड्यूक ने उसे एक रुमाल दिया। उसने कहा कि खून मत निकालना। रुमाल पर सरिटेनी ने अपना मुंह पोंछते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। ड्यूक ने सोचा कि क्या वह डराने वाला है या उसके पास वास्तव में छिपाने के लिए कुछ है। सरिटेनी ने कहा कि वह इसे धोकर उसे वापस कर देगी। ड्यूक ने जवाब दिया कि परेशान मत हो। उसके बाद अन्य लड़कियां आई और पूछा कि क्या वह सब ठीक था। सरिटेनी ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लड़कियों ने उसे कहा, नहीं, जब तक वह अपना काम कर रही है। उन्हें इसमें संदेह है। ड्यूक को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा उसने अभी कुछ नहीं कहा। सरिटेनी ने सोचा कि क्या राहत है और अभिशाप के बारे में क्या। उम्मीद है कि यह चला गया है। उसका अनुमान है कि ब्रांड सच में तब प्रकट होता है जब वह उसके साथ होती है। इसीलिए यदि वह ऐसा हर दिन करती है तो क्या यह अगले दृश्य में हर दिन गायब हो जाएगा। ड्यूक और गिली को दिखाया जाता है। गिली हंस रहा था। ड्यूक ने उससे कहा कि मत हंसो। गिली ने उत्तर दिया कि वह नहीं हंसा। फिर वह फिर से हंसना शुरू कर दिया। ड्यूक ने उसके पैर पर प्रहार किया। फिर गिली ने कहा, ठीक है, वह उसके बाद रुक जाएगा। गिली ने कहा कि किसी भी तरह से
उसे सेरेटनी के बारे में वास्तव में कुछ अजीब है। ड्यूक ने पूछा कि उसे कुछ क्यों मिला। गिली ने जवाब दिया कि उसकी जांच के आदेश के लिए उसने राय का पालन किया था। उसे और ड्यूक को पता है कि राय कितनी फुर्तीली है, लेकिन उसका पीछा करते समय उसने स्पष्ट रूप से मिस सेरेटनी को खो दिया। ड्यूक ने पूछा कि राय साम्राज्य का सबसे अच्छा जासूस है। उसका पीछा करते समय वह एक नागरिक को कैसे खो सकता है? गिली ने अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि यह एक गलती थी, लेकिन वह निश्चित है कि वह सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरियन नहीं है। ड्यूक ने कहा कि उसके पास दैवीय शक्तियाँ हैं, लेकिन उसने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है या गिल्ड में शामिल नहीं हुई है। राय को बताए कि अगर वह उसे फिर से खो देता है तो उसे गहन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। दूसरी ओर सेरेटनी ने सोचा कि वह ऐसा करेगी। आज रात आटा तैयार करे, सुबह स्कॉन सेकेंगे, कल मार्कस लेने आए। उसे एक परिचर के रूप में नौकरी की पेशकश मिले 3 दिन हो गए हैं। उसे पुजारी को क्या बताना चाहिए? उसे अभिशाप को तोड़ने के लिए जो भी करना होगा वह करना होगा। अचानक सेरेटनी ने एक जंगली घोड़े को आते देखा। एक छोटी लड़की की ओर सेरेटनी ने सोचा कि उसे चोट लगने वाली है। सेरेटनी चिल्लाई, सावधान रहो, और लड़की को दूर धकेला। वह डर गई। अगला ही पल एक व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया। सेरेटनी ने सोचा कि अभी अभी वह आवाज़ आई है। क्या यह पीछे की आवाज़ हो सकती है? सेरेटनी ने अपने भाई का नाम चिल्लाया, उसे पकड़ लिया और कहा, कृपया उठे, यह सब उसकी गलती है। अचानक घोड़ा फिर से उनकी ओर आया। ड्यूक आया और घोड़े पर अपना जादू चलाया। अब घोड़ा स्थिर स्थिति में है। ड्यूक ने पूछा कि क्या वह ठीक है? सेरेटनी ने उत्तर दिया कि उसके ड्यूक के बजाय रेड को चोट लगी है। सोचा कि वह अपने सही दिमाग में नहीं है, फिर उसे एक तरफ हटने और कहा। सेरेटनी ने पूछा कि वह उसके भाई को कहाँ ले जा रहा है। ड्यूक ने जवाब दिया कि उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। हम अगले दृश्य में उसके महल में जा रहे हैं। हाबिल कमरे में से बाहर आया और कहा, वह सब कुछ किया है जो वह एक डॉक्टर को करने दे सकता है। ड्यूक ने पूछा कि वह कैसा है। हाबिल ने उत्तर दिया कि वह अब स्थिर है, इसीलिए यदि वह डॉक्टर के आदेशों का पालन करता है तो उसे ठीक होना चाहिए। ड्यूक ने पूछा कि क्या उसके पास उसे बताने के लिए कुछ और नहीं है? इससे उसकी चीज़ें बदल जाती हैं। अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाबिल ने जवाब दिया कि उसका जो भी मतलब हो। ड्यूक ने कहा कि जैसे वह उसके जादू को महसूस कर सकता है, वे दोनों जानते हैं कि वह हाबिल की दैवीय शक्ति को महसूस कर सकता है। उसे महसूस की गई दैवीय शक्ति साम्राज्य में उच्चतम स्तर की है। बस देखे कैसे उसने उस मरते हुए युवक को बचाया। उसने कब तक सोचा था कि वह इस शक्ति को छिपा कर रख सकता है? हाबिल ने जवाब दिया कि वह ईमानदारी से ना जानने का दिखावा क्यों नहीं कर सकता। अगर हारून के लोगों को पता चला तो वह हंगामा मचा देंगे और वह ऐसा नहीं चाहता है। वह जानता है कि उसे उपाधि या सिंहासन प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हारून ने कहा कि किसी भी तरह चिपकर रहना असंभव है। हाबिल ने जवाब दिया कि फिलहाल इसे उनका रहस्य ही रहने दे। हारून ने सोचा कि हाबिल की शान ड्यूक का दयालु और नरम दिल वाला तीसरा बेटा है जो ऐसा नहीं करता। उसे सत्ता संघर्ष में शामिल होना पसंद नहीं है और ऐसा लगता है कि वह अभी तैयार नहीं है, इसलिए वह इंतजार करेगा। लेकिन वह सम्राट जिम्मेदार और दयालु है। जब समय सही होगा तो वह हाबिल को ड्यूक के रूप में अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा और माँ हाबिल के साथ खेती करने के लिए ग्रामीण इलाकों में स्वामित्व हो जाएगा। कहा कि अगर उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो वह छुट्टी ले लेगा। ड्यूक ने कहा, शाबाश। हाबिल ने जवाब दिया कि जब भी उसे उनकी ज़रूरत होगी वह दौड़ कर आएगा। फिर उसने सोचा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि हारून ने उसकी तारीफ की।
कुछ देर बाद रेड ने अपनी आंखें खोली। सेरेटनी ने उससे कहा कि वह जाग रहा है। उसने सोचा कि सेरेटनी से कहा कि वह जाग रहा है। उसने सोचा कि उसके साथ सबसे बुरा होगा। रेड बोला, रुओ मत बहन, वह ठीक है। सेरेटनी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? अगर उससे चोट लग जाती तो बेहतर होता। क्या वह जानता है कि वह कितनी डरी हुई थी? रेड ने उत्तर दिया, लेकिन वह उससे भी ज़्यादा सख्त है। वह उसकी चिंता करने के लिए माफ़ी मांगता है। वैसे वह कहाँ है? सेरेटनी ने जवाब दिया कि वे लूर कैसल के एनेक्सी विंग में हैं। ड्यूक ने उसे यहाँ ले आया। रेड ने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था जो पूरी रात उसके पास रुका था। सेरेटनी ने जवाब दिया, बेशक वे डॉक्टर थे। रेड ने जवाब दिया कि उसे नहीं लगता कि यह कोई डॉक्टर था। उसे एक अविश्वसनीय, रहस्यमय और गर्म रोशनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भगवान उसे बचाने के लिए आया था। सेरेटनी ने सोचा कि अगर यह कोई डॉक्टर नहीं था तो इसके बारे में सोचे। उसे बताया गया था एम्पियर का सबसे अच्छा उपचारक यह था। डॉक्टरों के विपरीत उपचारक उपचार शक्ति का उपयोग करते हैं, और जो कोई भी था वह बेहद महंगा रहा होगा। वह इसे कैसे चुकाएंगे? उसे जाना चाहिए और ड्यूक को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यह किसका कमरा है? यह एक अतिथि कक्ष के लिए बहुत शानदार है। यह ड्यूक का कमरा नहीं हो सकता क्योंकि यह एनेक्सी विंग में है। आकार से पता चलता है कि यह सीधे परिवार सदस्य का है। सेरेटनी ने सोचा कि क्या वह कुलीन है? हाबिल ने नमस्ते कहा। सेरेटनी आश्चर्यचकित थी कि क्या वह परी वास्तव में पीछे से वही परी है? तो क्या वह उसे सही से देख रही है? वह उस स्प्लिट सेकंड में कहा गया। सेरेटनी उसकी ओर दौड़ रही थी और कह रही थी, परी रुको। फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यह अभिशाप इतना प्रभावशाली क्यों है? क्या वह वास्तव में मरने वाली है? हाबिल ने कहा कि क्या वह ठीक है? सेरेटनी ने पूछा कि क्या वह जीवित है? हाबिल ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि वह घायल नहीं हुई है। वैसे वह उसे अब क्यों बुला रही हैं? उसे पहले भी एक देवदूत कहा गया है, लेकिन कभी परी नहीं थी। ड्यूक आया और उसने कहा कि यह सब शोर क्या है? उसने एक चीख सुनी और लगा कि कोई हत्यारा सामने आ गया है। वह दोनों सीढ़ियों के बीच गले लगने के लिए कब करीब आ गई। हाबिल ने उत्तर दिया, हारून गलत समझ रहा है। वह केवल उसकी मदद कर रहा था। वह सीढ़ियों से लगभग गिर गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसके भाई के मेहमान है, जिसके लिए वह माफ़ी मांगता है। देर से परिचय, वह लंगन परिवार का तीसरा बेटा है। हाबिल बंडेल लंगर सुअर। आई डोंट नो। सेरेटनी हैरान थी और उसने सोचा कि वह परी नहीं है। पूछा तो वह वास्तव में परी नहीं है। हाबिल ने उत्तर दिया कि वह एक साधारण इंसान है। सेरेटनी ने सोचा, लेकिन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। क्या वह गलत है कि ऐसे दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? ड्यूक ने एक परी से पूछा, क्या वह रेखा किसी को बहकाने के लिए बहुत बचकानी नहीं है? हाबिल ऐसी किसी चीज़ के लिए नहीं करेगा। उसके साथ छेड़खानी की आदत को तोड़ना अच्छा होगा। किसी ने सिर्फ उनके दिखावे के लिए। सेरेटनी चिल्लाई, वह ऐसा नहीं कर रही थी। वह पूरे दिल से परियों का तिरस्कार करती हैं। अचानक ड्यूक मुस्कुराया और कहा कि वह अभी भी एक जंगली सूअर की तरह दिखती है। अगले ही पल ड्यूक को दर्द महसूस हुआ और उसने अपने दिल में सोचा कि यह अचानक क्या हो रहा है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वह ठीक है। उसके व्यवसाय का ध्यान रखो, वह जा रहा है। सेरेटनी ने सोचा कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। ड्यूक ने सोचा कि आखिरकार दर्द थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या समस्या हो सकती है? यह उस महिला के कारण है? नहीं। वह हैरान होने के बजाय संदिग्ध नहीं लगती थी। वह एक जंगली सूअर की तरह थी। फिर उसने परियों को अचानक से क्यों पाला? उस समय वह बच्ची एक परी होगी। उसने सोचा कि क्या वह ऐसा करेगी। इस वर्ष के अगले दृश्य की तलाश में आए सेरेटनी ने सोचा कि तब से ड्यूक को नहीं देखा है।
उसे जाने से पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। उसे उम्मीद है कि वह अवस्था नहीं है। अचानक सरिटनी ने सोचा कि यह सब शोर क्या है? क्या कुछ हुआ? नौकरानी प्लीज करते हुए उससे टकरा गई। एक तरफ हटो, सरिटनी ने सोचा कि क्या हो रहा है। उसने नौकरानी को मैडम को अपने साथ रहने के लिए कहते देखा। सरिटनी ने सोचा कि उसे दौरा पड़ रहा है। सरिटनी चिल्लाई, रुको, उसे इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरी ओर ड्यूक ने पूछा कि डॉक्टर कहाँ है? क्या वह व्यक्ति रास्ते में है? पीछे वाला व्यक्ति हाँ में जवाब दिया, शायद अभी रास्ते में है। सरिटनी ने अलाई का ख्याल रखा और अचानक ड्यूक को दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। हाबिल को भी दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। सरिटनी ने सोचा, भगवान के शुक्र है कि दौरे ने रोक दिया है। उसके विविध कार्य अनुभव वास्तव में इस बार काम आए। ला ने अपनी आंखें खोली और सरिटनी ने मैडम से पूछा कि क्या वह ठीक है। अचानक ड्यूक ने आकर कहा कि दूर चले जाओ। सरिटनी ने सोचा कि उसकी समस्या क्या है। वह बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी कि वह उसके साथ किसी ठग की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। ड्यूक ने कहा कि माँ, क्या वह ठीक है? सरिटनी ने सोचा कि वह किसकी माँ है। पूर्व ड्यूक ऑल की दूसरी पत्नी ड्यूक मैडम ऑल ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक है। काफ़ी समय हो गया है जब से उनके सिर में यह स्पष्ट महसूस हुआ है। ऐसा लगता है कि उनके पास धन्यवाद देने के लिए यह युवा महिला है। सरिटनी ने जवाब देने की कोशिश की कि वह बस थी, लेकिन ड्यूक ने उनकी बात का वाक्य और पूछा कि वह यह क्या कर रही थी। सरिटनी ने सोचा कि क्या उसने मैडम के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया है, क्या उसने उसे छुआ था या परेशान किया था, लेकिन वह मदद करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने कहा कि वह उसे धन्यवाद देने जा रही थी। घर लौटने से पहले उसने हंगामा सुना और देखा मैं ड्यूक ने फिर से उसकी बात काट दी और कहा कि ठीक है, वह अब जा सकती है। मैडम ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति इतना कठोर मत बनो जिसने उसकी मदद की। उस युवा महिला को धन्यवाद। उसने एक नौकरानी से सुना कि कोई उसके भाई के इलाज के लिए आ रहा था। यह जरूर रहा होगा। उसे उम्मीद है कि वे फिर से मिल सकते हैं। फिर कुछ समय बाद ड्यूक ने पूछा कि क्या उसने माँ को ठीक करने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग किया है। हाविल ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से। वह नहीं जानता कि वह अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है। ड्यूक ने सोचा कि माँ के दौरे हमेशा अस्पष्ट और अनौपचारिक रहे हैं। वह कभी कम नहीं हुए हैं यह आसानी से। हाविल ने कहा कि उसने वास्तव में कुछ बार गुप्त रूप से उस पर अपनी पवित्र शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसे विशेष अतिथि कहाँ मिला? ड्यूक ने उत्तर दिया कि उसे संदेह है वह हत्यारी हो सकती है। हाविल ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ कि उसे इसमें संदेह है। सच तो यह है कि वह एक देवदूती या शायद एक परी हो सकती है। ड्यूक ने कहा कि यह कितना बेतुका है। अगले दिन सरिटनी ने सोचा कि ड्यूक ने उसे घर ले जाने के लिए एक गाड़ी तैयार की है। उसने अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए उसमें उपहार भी ला दिए हैं। उसने सोचा कि वह नाराज है। वह एक है, थोड़ा नहीं, वास्तव में अविश्वसनीय रूप से डराने वाला। लेकिन उसने रेड को बचाया और फिर उसे उपहार भी दिया। वह एक अच्छा इंसान लगता है। वह उन्हें संजो कर रखेगी और उनका स्वयं से उपयोग करेगी। फिर कुछ समय बाद उसके पिता उस कोट और उन सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में बात कर रहे थे। उनकी पड़ोसी बेटी की शादी हो रही है, इसलिए उसने उन्हें कल सुबह एक उपहार के रूप में दिया था, जब वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी। फिर भी उनकी शादी हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि वे चीज़ें बहुत महंगी थी। सरिटनी ने सोचा कि वह इस बात से परेशान है। उसके पिता ने कहा कि वह वास्तव में कभी भी इस तरह की विलासिता का उपयोग नहीं करती हैं। आइटम वैसे भी, क्या यह अच्छा नहीं है? वह उसकी बहन की तरह है।
उसने उन्हें बताया कि यह सेरेटनी से था, इसलिए चिंता न करे। रेड चिल्लाया, पिता ने किया उससे? उसने सेरेटनी की चीज़ें उसकी अनुमति के बिना दे दी, फिर से उसके पैसे खा गए। पहले भी दावा किया कि यह उसके लिए था। एक निवेश। पिता ने पूछा कि वह अचानक गुस्सा क्यों हो रहा है। सेरेटनी ने कहा कि रेड को परेशान मत करो। फिर उसने सोचा कि वह कर्ज चुकाने के लिए लगातार काम करने अपने पिता के होने से बहुत थक गई है, जो अपना योगदान देने से कभी नहीं थकते। वह इसे अब और नहीं ले जा सकती। सेरेटनी ने कहा, वह लंगंग महल में एक परिचार बनने जा रही है। रेड ने सेरेटनी से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है। अचानक सेरेटनी ने उत्तर दिया, कुछ दिन पहले एक पुजारी ने उसे एक पेशकश की थी। नौकरी का वेतन बहुत बेहतर है, हालांकि वह अक्सर घर नहीं आ पाती है। जब से उसे प्रस्ताव मिला है तब से वह इस पर विचार कर रही है और उसे लगता है कि इसे स्वीकार करना सही निर्णय है। इसीलिए वह अभी उससे मिलने जा रही है और उसे बताएगी कि वह प्रस्ताव स्वीकार करती हैं। अगर वह ऐसा सोचती है तो वह समझता है कि वह पिता को बाद में बताएगा। उसके बारे में चिंता ना करे और जैसे ही वह तैयार हो जाए वह सोचता है कि वह इस तथ्य को बोल रही है कि वह 17 साल का है। वह अगले साल वयस्क हो जाएगा। वह अपना ख्याल रख सकता है। उसे उसके लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब वह छोटा था तब सेरेटनी ने उत्तर दिया, वह माफ़ी मांगती है। वह उसे पीछे छोड़ रही है। वह जब भी मौका मिलेगा अगले दृश्य में उसे मिलने आएगी। सेरेटनी ने सोचा कि वह अवेग में यहाँ आया है, लेकिन अचानक बहुत देर हो चुकी थी। एक पक्षी यह कहते हुए आया कि एक सुंदर महिला वह वापस आ गई। पुजारी ने कहा कि वह जांच करने के लिए बाहर आया था क्योंकि पीटर इतना उपद्रव कर रहा था। उसने सोचा कि यह उसका हो सकता है। सेरेटनी ने कहा कि वह लंगर महल में एक परिचारक बनने के लिए उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहेगी। पुजारी पहले से ही किसी और को ढूंढ रहा है। पुजारी ने उत्तर दिया, नहीं, उसे लग रहा था कि वह वापस आएगी। इसलिए क्या उसने अपना मन बना लिया है? तब सेरेटनी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अगली सुबह ड्यूक के महल में नौकरानी बन जाएगी। सेरेटनी ने सोचा कि वह ऐसा करेगी और खुद को मुक्त कर लेगी अभिशाप से और अपने दबंग पिता से। वह अपना रास्ता बनाएगी। सेरेटनी ने कहा, नमस्ते। वह सेरेटनी है। आज से वह एक परिचर के रूप में काम करेगी। बटलर ने खुद को नासिर के रूप में पेश किया। फिर नौकरानी ने खुद को चमेलिया के रूप में पेश किया, लेकिन कहा कि चमेलिया उसे दे देगी। एक दौरे के बाद अब वह अपना कमरा दिखाएगी और अपने कर्तव्य के बारे में बताएगी। सेरेटनी ने कहा कि कृपया उसकी अच्छी देखभाल करे। फिर उसने सोचा कि इसे लूर कैसल में ले जाओ। वह रास्ते में जो भी आएगा उससे निपट लेगी। फिर कुछ समय बाद सेरेटनी ने सोचा कि यह जगह वास्तव में बहुत बड़ा है, जहाँ वो और रेड रुके थे। यह एनेक्स महल है और मुख्य मूल में एक पूरी तरह से अलग महल है। दौरे के अंत में मुख्य नौकरानी ने कहा कि यह मैडम एले का कमरा है और विपरीत दिशा में ड्यूक का कमरा है। सेरेटनी ने सोचा कि यह कमरा हवेली के बिल्कुल विपरीत दिशा में है। यह संभावना नहीं है कि उनके रास्ते एक दूसरे से टकराएंगे। वो सोचती है कि क्या ब्रांड को गायब करने के लिए उसे उसके साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता है। ब्रांड यानी कि उसके हाथ का निशान। उसे यकीन नहीं है कि यह अगले दिन कैसे काम करता है। सेरेटनी ने सोचा कि कैसल को लुभाने के लिए मैडम आल के विशेष परिचर के रूप में उसका काम केवल चाय डालना है। चाय के समय और एक साथी होने के नाते वह बात कर सकती हैं कि क्या उसके लिए इतनी आसानी से पैसे कमाना ठीक है। अगले दिन ड्यूक ने माँ से पूछा कि क्या वह महिला वास्तव में उसकी नई परिचारिका है। माँ ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक सुखद संयोग है कि उसने एक बार उसकी मदद की थी और उसके पास एक था।
ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दोबारा मिलेंगे और इसलिए हमने ड्यूक से कहा है कि वह पिछले कुछ समय में पहली सहायक माँ है। उम्मीद है कि वह कोई इरादे नहीं पाल रही हैं। सेरेटनी ने सोचा कि अजीब बात है कि वह हाल ही में अक्सर ड्यूक से टकरा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया है, कुछ भी गलत किया है। उसे उस पर इतना संदेह क्यों है? शायद यह अच्छी बात है। अगर वह अभिशाप दूर करना चाहती है तो बेहतर होगा कि वह उससे बार बार मिले। शायद यह एक अवसर है जो उसके पास आया है, लेकिन ब्रांड सिर्फ उसके पास रहने से गायब नहीं होगा। मैडम ने कहा कि काफ़ी समय हो गया है जब से उन्हें यह बहुत अच्छा महसूस हुआ है, इसलिए वह सोचती है कि वह पौधों को देखने जाएगी। सेरेटनी ने बात की, फिर वह उनके साथ जाएगी। मैडम ने जवाब दिया कि वह यहाँ आराम कर सकती है। इस तरह की चीज़ें अपने आप करना उसके शरीर के लिए अच्छा है। ड्यूक ने कहा कि एक पल के लिए यहाँ आए और इन्हें श्रेणी के आधार पर गिने। सेरेटनी ने उत्तर दिया कि वह उसकी माँ की परिचारिका है, ना कि उनकी सहायक। ड्यूक ने कहा कि इसलिए वह उसे ऐसा करने का आदेश दे रहा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने नहीं दे सकता जो यह भी नहीं कर सकता। डाउजर डचेस बनने के लिए विशेष परिचर्या यदि वह ऐसा नहीं कर सकती है तो वह छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। सेरेटनी ने सोचा कि वह कार्यस्थल पर उत्पीड़न के माध्यम से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे लगता है कि वह कुछ कागजी काम नहीं निपटा पाएगी? वह बेटी के रूप में संख्याओं को देखते हुए बड़ी हुई है। वह एक कर संग्राहक की थी। वह पुस्तकालय में शीर्षक डेटा आयोजक भी थी। वह गणित और संगठन में अनुभवी एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता थी। सेरेटनी ने कहा कि वह यह करेगी, उसे दे दो। फिर उसने सोचा कि किसी भी चीज़ के लिए तैयार थी। पहली बाधा वह इसे स्टाइल के साथ पार कर लेगी। फिर मैडम उसे देख रही थी और बटलर और हाबिल भी आए। उसके बाद सेरेटनी ने कहा कि उसने आपकी कृपया पूरी कर ली है। बटलर ने कहा कि उसने यह सब काम इतने कम समय में पूरा कर लिया है। सेरेटनी ने सोचा कि वह यह कब आया। हाबिल ने कहा कि यह प्रभावशाली है। सेरेटनी ने सोचा कि वह वास्तव में सुंदर है। उसकी आवाज़ ड्यूक से बिल्कुल अलग है। ड्यूक ने सोचा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने जानबूझकर उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तुलना में अधिक काम दिया ताकि वह उससे परख सके कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। फिर ड्यूक ने कहा, वह स्वीकार करता है कि वह काफ़ी प्रतिभाशाली कार्यकर्ता है। यह उसके लिए लैंगर कैसल तक ही सीमित रहने का एक तरीका होगा, इसलिए वह उसे एक वाणिज्यिक गिल्ड में बेच देगा। उसे एक परिचार की तुलना में सहायता के रूप में बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। सेरेटनी ने उत्तर दिया कि वह यहाँ नहीं है। एक वाणिज्यिक गिल्ड में सहायता। वह अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट है। ड्यूक ने बात की, कम से कम पहले शर्तें सुने। सेरेटनी ने उत्तर दिया, नहीं, वह इस कैसल में काम करना चाहती है। हाबिल ने कहा, फिर मिस सेरेटनी को एनेक्स कैसल में आने के बारे में क्या ख्याल है? उसका वहाँ हमेशा स्वागत है। सेरेटनी ने उत्तर दिया, वह प्रस्ताव की सराहना करती है, लेकिन वह मुख्य कैसल में काम करना पसंद करेगी। हाबिल ने पूछा कि वह बेहतर मुआवजे के बारे में भी क्यों नहीं जा सकती। सेरेटनी ने सोचा कि क्या ये लोग सोचते हैं कि उसे केवल पैसे की परवाह है, तो उसने कहा कि नहीं, वह ड्यूक के पक्ष में काम करना चाहती है। ड्यूक ने पूछा, तो क्या वह उसका लक्ष्य था? आखिरकार क्या ड्यूक ने उसे भेजा था? क्या उसने महल से जानकारी प्राप्त करने और उसे मारने में सफल होने के लिए उसे इनाम देने का वादा किया था? सेरेटनी ने भयभीत होकर उत्तर दिया कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ड्यूक ने पूछा, यदि नहीं, तो उसे आग्रह करने का कारण क्या है? महल में विशेष रूप से उसके पक्ष में काम करने पर सेरेटनी ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बाहर निकालने से पहले उसे तोड़ना होगा। फिर उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है। यह पहली नज़र का प्यार था और इसके अलावा उसने
रेड और उसे बचाया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके लिए उसकी भावनाएं बढ़ती गई और वह अब उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वह यहाँ आई। ले ने ताली बजाई और फिर कहा कि अब बहुत हो गया। सेरेटनी उसकी परिचारक है, तो यहाँ हर कोई उस पर हावी होने की कोशिश क्यों कर रहा है? वह कुछ शांति चाहती है और सभी के जाने के बाद अब शांति है। सेरेटनी ने सोचा कि क्या यह ठीक है? वह उसका परिचारक है, लेकिन उसने कबूल किया कि वह अपने बेटे से प्यार करती है। मैडम ने कहा कि यह मज़ेदार था। जब से उसने अपने बेटे को घबराते हुए देखा है, तब से वह भयानक रूप से आरक्षित हो गया है। 11 साल। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे के रूप में वह कभी भी डीओ की उपाधि प्राप्त करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कम उम्र में उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, क्योंकि लोग उसे अपने लिए कांटा मानते थे और उसके पास अपने बेटे की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। किसी को पता चल जाएगा कि वह कितनी बार अकेले मौत से बच गया, और उसके लिए हर किसी पर संदेह करना स्वाभाविक हो गया। सेरेटनी ने सोचा कि वह छोटी उम्र से ही हत्या के डर में जी रहा था, और यह समझ में आता है कि उसे उसके आसपास मंडराने वाले किसी व्यक्ति पर संदेह होगा। फिर उसने कहा कि वह मैडम को समझती है, यहाँ तक कि वह अपने जैसे अनजान परिचारक से छुटकारा पाना चाहती थी। दूसरी ओर ड्यूक ने सोचा कि वह उन लोगों से बहुत परेशान है जो इस तरह की रणनीति का उपयोग करके उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की हमारी मानवा यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।